मतलब जैसे कि रूटीन चेकअप हुए जी। तो हमें हार्ट के लिए कितने रूटीन चेकअप करने चाहिए, या फिर ओवरऑल बॉडी के लिए कौन से ऐसे चेकअप है जो हमें करने चाहिए, या फिर पर्टिकुलर टाइम? आपको बीमारी कुछ नहीं, ऐसे पेशेंट तो बहुत देख रहे हैं हम, कोई बीमारी नहीं। तो आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो डॉक्टर खुद कह रहा है पेशेंट से कि आप नॉर्मल है, आपका हार्ट नॉर्मल है, तो कितनी अच्छी बात है। अच्छा। आधी बीमारी तो वही दूर हो जाती है ना, डॉक्टर की जो है एक तसल्ली से ही बीमारी आधी दूर हो जाती है। मतलब हमें सब जगह देखने चाहिए जी 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 कि ज्यादा बड़ा होने से पहले प्रिकॉशन लेंगे। जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा कहा जाता है कि आप पहले से ही सब चीजें करें। अरे आप जब डॉक्टर से आप आईने में जाएंगे तभी तो देखेंगे ना अपने आप को कि आप कैसे हो, आपके अपने दिल को, अपने फंक्शन को। जब तक आप नहीं बताओगे तो आप तो परेशान होगे। कई पेशेंट हैं, इससे ज्यादा कई ऐसे पेशेंट्स मैंने देखा जिनको ऐसा लगता है कि बस इनको हार्ट आ गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलमान नसीर, जो यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन की दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं और डेली रिसर्च के साथ देश और दुनिया भर के मरीजों को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर सलमान नसीर ने जनवरी 2025 में दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में ईशा देवल के हाथों से हेल्थ अवेयरनेस अवार्ड भी रिसीव किया। साथ ही उनका मॉडर्न मेडिसिन से भी गहरा ताल्लुक है, जिससे उनका अप्रोच यूनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड है। आज हम उनसे अलग अलग पेशेंट के रियल लाइफ क्वेश्चन का जवाब जानेंगे, जिसमें एंजाइटी, हार्ट इशू, ओबेसिटी, सेक्सुअल हेल्थ, पीसीओडी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और गोल्ड स्टोन कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पूछते हैं सर से। बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं, इंडिया के बहुत से कोने से सर के लिए बहुत से सवाल है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है मिस्टर समीर अग्रवाल, जो कि मुंबई से है, और वो जानना चाहते हैं कि सर उनको नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, घबराहट रहती है, एंजाइटी है, कभी कभी डर लगता है, टेंशन ज्यादा हो जाता है, तो इसका कोई हर्बल रेमेडी है क्या, ये पूछना चाहते हैं। अच्छा, समीर अग्रवाल जी मुंबई से। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम इनको है, तो सभी को जानना चाहिए कि इस वक्त में जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, या फिर हम यूँ कहेंगे जो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है और एंजाइटी जैसी जो प्रॉब्लम है, ये एक बहुत लीडिंग प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, बहुत ज्यादा, और ये एक लॉन्ग टाइम चलने वाली प्रॉब्लम है। और इसी के कारण जो है बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हो रहे हैं, इवन सुसाइड तक भी बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। और इसके बहुत सारे काउजेस हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, उनके इम्बैलेंस की वजह से ये होता है, जैसे कि गाबा और इसके अलावा से जो सेरोटोनिन और गाबा और डोपामाइन, ये क्या है, हमारे मूड को, हमारे कॉन्फिडेंस को, और इसके अलावा हमारी जो हैप्पीनेस है, ये तमाम चीजों को जो है तो कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब ये ओवर हो जाता है, जब स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग की वजह से क्या होता है, ये इम्बैलेंस हो जाता है, तो बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स जो है तो सिक्रेशन होता है या फिर बढ़ जाते हैं, तो जिसके कारण फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, हार्ट रेट भी बढ़ सकती है। तो ये और आपको मैं बता दूं, डाइजेशन भी खराब हो सकता है इसकी वजह से। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, हम ओवर थिंकिंग में हैं, हमारा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा हार्ट रेट का प्रॉब्लम आ रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से डाइजेशन भी खराब हो रहा है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे लोगों को जो डाइजेशन इशू है, और उसकी वजह से, क्योंकि हमारा जो यूनानी का जो बेस है वो यही है कि हर बीमारी की जो जड़ है वो पेट की खराबी है। अब इंसान खान पान सही भी किए, सारी चीजें उसकी सही भी चल रही हो, लेकिन अगर ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस में लाइफ चल रही है उसकी, तो उसके कारण उसका डाइजेशन भी खराब हो रहा है, और डाइजेशन की खराबी की वजह से जो है तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से बड़े बड़े प्रॉब्लम बन रही है, जैसे कि ओबेसिटी है, और इसके अलावा जो जितने भी हार्मोनल्स प्रॉब्लम है, फीमेल्स में अलग, मेल्स में अलग, ये सारी चीजें क्रिएट होती है। इसलिए किसी ने मतलब ये आसानी से समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो पेट की खराबी है वो हरी बरी करी, यानी जल्दबाजी, बहुत ज्यादा चिंता करना और बहुत ज्यादा केयरिंग करना, ये सब चीजें जो इंसान के आज जैसे क्या हो गया ना, सर हमारा गर्म हो गया और पैर हमारे ठंडे हो गए, और हमारा जो जिस्म है वो थकना चाहता है, तो ये बिल्कुल अपोज हो गया। आज पैर हमारे ठंडे, सुबह से शाम हम चेयर पर बैठे हुए हैं, ज्यादातर ऐसे काम चल रहे हैं। उसके अलावा
सर की बात करेंगे, दिमाग में सारी अदावतें, उल्फतें, दुश्मनी, नफरत, टेंशन, सोच। हम जी तो अभी रहे, सोच रहे हैं हम 100 साल आगे का, 50 साल आगे का, 10 साल क्या होगा, कैसा होगा। तो ये सब चीजें, जो हमारा जो सर है वो पूरा गर्म हो चुका है और पैर बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और शरीर तो हमारा थकना चाहता है। तो ये सब चीजों की जो वजह बन रही है, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी। देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी असल में है अलग अलग, लेकिन कुछ चीजें इसमें सेम है। जैसे कि नींद का ना आना, इंसोम्निया बोलते हैं हम लोग उसको, ये कॉमन है इसके अंदर। और ऐसी सब चीजों के लिए क्या है, मॉडर्न के अंदर ये साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, इसमें SSRI या फिर एंजाइटिक्स मेडिसिन इनकी चल रही होती है। ये लोग इस तरह की जो लिमिट क्रॉस हो जाती है कि ये पागलपन के जैसे सिम्टम्स भी शुरू हो जाते हैं। अब इसमें जो साइकेट्रिक्स है उनके पास का जो ट्रीटमेंट है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो सालों साल चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर्बल में भी, यानी हमारे पास यूनानी में भी इसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। जो कि माइल्ड टू मॉडरेट जो केस होते हैं उसमें हर्बल यूनानी जो अप्रोच है बहुत इफेक्टिव है, जो कि हम दिमाग को तस्कीन बोलते हैं या कॉम बोल सकते हैं, उसका यूनानी दवाएं काम करती है, जिसमें खमीरे नाम की चीजें बड़ी फेमस होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक पैक है, ये जैसे ये तो हमदर्द कंपनी का है। हमदर्द कंपनी जो है एक यूनानी पैथी प्रोडक्ट, यूनानी पैथी के या यूनानी मेडिसिन के प्रोडक्ट बनाने वाली बहुत अच्छी कंपनी है, एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, जो कि सालों से देश और मतलब लोगों की सेवा में लगी भी है। हाँ, क्योंकि इसकी वजह मैं आपको बता सकता हूँ कि इनकी जो आप क्वालिटी देखेंगे मेडिसिन की, वो बहुत यूनिक है। और उसके अलावा इनके अपने खुद के रिसर्च है, खुद के बेस पे। और अगर MRP की बात करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाने की इनकी जो कोशिश है, इतनी सस्ती है कि पेशेंट आसानी से एफोर्ड भी कर सकता है, उसको रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। तो हमदर्द की खमीरा गाउजुबा जो मेरे पास है, इसके अलावा जितने भी खमीरा जवाड़ आएगा, और खमीरा का मतलब होता है जो आसानी से इंसान शौक से खाएगा, यानी कि वो खाने में ना कड़ू लगेगा आपको, ना उसके अंदर किसी तरह की कोई दूसरी पेशेंट को दिक्कत आएगी, बल्कि वो शौक से खाएगा। हलवा टाइप होता है, हलवा समझे ना, बिल्कुल। खमीरा बहुत ही टेस्टी होता है, जो कि दिल, जो हमारे वाइटल्स हो गए ना, आज़ाई रईसम यूनानी बोलते हैं उसको, दिल, दिमाग, जिगर, तो इसके लिए खास यानी स्ट्रेंथ का या उसको तकवीयत पहुंचाने का या उसको इम्प्रूव करने का काम करता है खमीरा। जितने भी खमीरा है, अगर इंसान उसको यूज करता है, इसमें खमीरे के अंदर वैसे बहुत सारी वैरायटीज होती है, लेकिन सबसे अच्छा माना जाता है खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला। एक हकीम साहब के नाम से मंसूख है, एक्चुअली उन्होंने थोड़ा सा उस पर रिसर्च किए थे। उसके अलावा दूसरे भी खमीरा आबरेशम, सोना चांदी वाला, खमीरा आबरेशम जैसे कि मेरे पास अंबरी जवाहर वाला, तो जैसे इंग्रेडिएंट्स होंगे, कुछ खास उसमें जड़ी बूटी होंगी, उसके मुताबिक खमीरे का नाम है। तो आप कोई भी खमीरा यूनानी मेडिसिन का, हमदर्द के अलावा ऐसा आप रेक्स का भी यूज कर सकते हैं, बखी दवाखाना है, यूनानी की बहुत सारी कंपनीज हैं। आप किसी भी कंपनीज का जो है खमीरा आप यूज अगर शुरू करेंगे, और उसके दूध के साथ लेना बेस्ट है। हकीम बखी जो हकीम उजैर बखी जो है, दिल्ली के एक नामचीन हकीम साहब है, डॉक्टर भी है, तो उनका अपना एक जो मतलब वो जो प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हर पेशेंट को दूध के साथ या मिल्क के साथ लेने की एडवाइस करते हैं। तो क्या है ना, हकीम का मतलब ही हिकमत वाला होता है, वो जो बोल रहे हैं उसके मुताबिक लो। तो आप अगर इसको शुरू करते हैं ना, कोई भी खमीर आप चॉइस करो, इसमें आपको किसी डॉक्टर की कंसल्ट की कोई जरूरत नहीं है आपको। बस डायबिटीज आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको शुगर बढ़ा सकते हैं आपकी। तो आप खमीरा कोई भी यूज कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, कार्डियो ब्रेन हमदर्द का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, टैबलेट है, और आपको मैं बता दूं सिर्फ 200 रुपीज में ये प्रोडक्ट या टैबलेट का पैक आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, इतना अच्छा उसका रिजल्ट्स आ रहे हैं कि अभी कंपनी में शॉर्टेज हो गया प्रोडक्ट मेरे पास। जी। और अभी खुद मेरे पास जो है, जितने पेशेंट्स को मैंने दिया, इवन मैंने फॉरेन में भी मेडिसिन भेजा है। कार्डियो ब्रेन नाम भी बड़ा प्यारा है, कार्डियो ब्रेन, कार्डियो मतलब हार्ट, ब्रेन मतलब दिमाग। तो दोनों के लिए मैं जैसे पहले आपको बताया, दिल दिमाग के लिए, जिगर के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, और इंसान को जो आजकल क्या है, दिमागी कम ज्यादा है, जिसको हम स्मार्ट वर्क तो बोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए उसको भी ताकत चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जितनी भी यूनानी के वैरायटीज में खमीरे होते हैं, आप समीर साहब से मैं कह रहा हूँ, आप उसको यूज कर सकते हैं भाई। इसके अलावा आप सिंगुलर ड्रग्स की बात, ये तो मतलब बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलकर जो बनती है, हम इसको मुरक्कब बोलते हैं। और जो सिंगल होता है, जैसे कि सिंगल में मैं आपको बता दूं, अश्वगंध नागौरी हम बोलते हैं, आप आयुर्वेद में उसको अश्वगंधा बोल सकते हैं। तो विटानिया सोमनीफेरा,
तो इसको आप सिंगल या टैबलेट फॉर्म में, या फिर इसको आप जो टैबलेट या कैप्सूल या फिर उसका पाउडर आता है, सुफुप हम बोलते हैं यूनानी में, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मतलब जो अजगंड है ना, तो ये नेचुरल एक ऐसा काम करता है जो कोर्टिसोल बढ़ चुके हैं तो उसको नेचुरली कम करने का काम करेगा। कोर्टिसोल को कम करने का बेहतरीन रोल अजगन करता है। अजगन को आज मॉडर्न साइंस भी बहुत ज्यादा जो है उस पर रिसर्च कर रही है। और इसके अलावा हमारे पास होता है जटमानसी, उसके अलावा टगारा आपने सुने होंगे, हाँ, हिमालय कंपनी का है और दूसरा आयुर्वेदिक का है, दूसरे कंपनीज भी बनाती है उसको। तो टगारा भी अगर कोई यूज करना शुरू करता है तो ये नींद की जो दवाइयां की लोगों को एडिक्ट हो चुके हैं और मिलते भी नहीं आसानी से। लोग आते हैं हमारे पास, सर आप नींद की दवाई लिख कर दे दो। अब डॉक्टर भी डरते हैं क्योंकि उनको रिस्क भी है, मतलब वो लिखने के लिए एक परमिशन होती है, फिर उसके अलावा वो पेशेंट के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो आप हर्बल लेंगे तो किसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। तो टगारा नाम से आपको आयुर्वेदिक जो है बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के टैबलेट या अलग अलग फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो वो भी एक बेहतरीन जो है एंटी डिप्रेशन का और इंसोम्निया का अगर किसको प्रॉब्लम है उसके लिए, और एंजाइटी डिप्रेशन वालों की प्रॉब्लम के लिए सॉल्व बहुत बेहतरीन काम करता है। और मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको बता दिया, आप अपने आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए आप मुझसे कांटेक्ट करके और अच्छी जो है रहनुमाई मुझसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इलाज के जो है ना, खास मैम जो इस तरह की प्रॉब्लम है, एंजाइटी डिप्रेशन वाले प्रॉब्लम है, तो इसमें 50% ट्रीटमेंट होता है, 50% पेशेंट को पर्सनली हमको गाइड करना होता है, एकदम फ्रेंडली होकर बात करना पड़ता है। जैसे कि आप देखते होंगे साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर होते हैं तो वो पेशेंट से इतने सवालात करते हैं और उनसे इतना फ्रेंडली हो जाते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता है कि कौन पेशेंट है और कौन डॉक्टर है। वो बिल्कुल उनके ऐसा, यहाँ तक कि ऐसा देखा हूं मैंने, क्योंकि बहुत सारे मेरे रिलेशंस वाले हैं डॉक्टर्स जो उनको कैफे पे तक लेकर चले जाते हैं, चल बाबा हम कॉफी पी कर आते हैं। वो घूमते हैं साथ में पेशेंट के, क्योंकि उनका पूरा जो है माइंडसेट चेंज करना होता है। तो ये चीज भी हम लोग यूनानी में करते हैं। तो आप किसी, अगर आपको मेरे से ट्रीटमेंट करवाना हो तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये जो आपका जो सवाल था उसका जवाब समझ में आ गया होगा। समीर जी को बहुत अच्छा आंसर मिला है। अगर समीर जी चाहेंगे तो आपका जो कांटेक्ट नंबर है हम डिस्क्रिप्शन में देंगे जी। और सर, अगर ये जो आपने हमदर्द की दवा बोली या फिर जो भी बोली, अगर सर मंगवाना चाहेंगे तो कैसे मंगवाए? जी, बहुत अच्छी बात है कि ये जानना भी जरूरी है कि ये हमदर्द के जो प्रोडक्ट्स मैंने बताया, जिसको आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, या फिर आप मतलब एक अपना न्यूट्रिशन बोलकर आप इसको कर देखिए। हमारी जो दवाई है ना, तो एक उसको आप पर्टिकुलर दवा नहीं बोल सकते, उसको आप न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, या फिर जी अपने हमारे खान पान में ऐड करने वाली चीजें बोल सकते हैं आप इसको, जिससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नुकसान ही नहीं है। लेकिन कुछ चीजों में सलाह लेना या डॉक्टर से कंसल्ट करना और बेहतर होता है, और ज्यादा बेहतर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको कहीं जाना है रास्ते से, आप अपने मन मर्जी से निकल गए, ठीक है, लेकिन आपने अगर किसी से पूछ लिए तो और ज्यादा बेटर होगा। बिकॉज अगर आप गलत रास्ते पे चले गए, आप बहुत दूर चले जाने के बाद एहसास हो कि मैं गलत जगह चले गए, तो आपको इतने दूर रिटर्न भी आना पड़ेगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सेम अगर आप कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो, इलाज कर रहे हो, तो एक कंसल्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज्यादा बेटर होगा। तो इलाज के लिए आप जो यूनानी जो शॉपी होती है, तो आपको वहां पर ये दवाई मिलेगी। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आप फ्लैश हो रहा है देख रहे हो। तो हम लोग ऑल इंडिया और इंडिया के बाहर भी यूनानी मेडिसिन को भेजते हैं, घर बैठे भेज देते हैं, और आपको आसानी से प्रोडक्ट मिल जाता है और ऑथेंटिक मिलता है। ये चीज भी बड़ी जरूरी है कि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है एक चीज को लेकर। बड़े यानी कि हमारे यहाँ इंडिया में जो है तो कॉपी करने में बड़े अच्छे हैं लोग, है ना, तो बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं। तो कोई प्रोडक्ट अगर है, तो अगर हमको वही ऑथेंटिक चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, हम लोग आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। सर, तो आपके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी आप जा सकते हो जी। और आपका कोई वेबसाइट? हाँ, नहीं, हमारा डायरेक्टली आप YouTube चैनल फॉलो कर सकते हो, या फिर Instagram पे फॉलो कर सकते हो, या फिर हमारे जो क्लिनिक का एड्रेस देख रहे हो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। कि सर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो और आपकी जितनी भी परेशानी हो वो सब दूर हो जाएगी। जी जी। तो सर, नेक्स्ट सवाल है रत्नागिरी से आ रहा है, हार्ट डिसीज के बारे में। ओके। तो साहिल चौधरी नाम है उनका। तो उनका कहना है कि चेस्ट टाइट होता है और हार्ट तेज धड़कता है और थकान लगती है, सीरियस है क्या? उनका ये कंसर्न है।
और बीपी कभी हाई कभी नॉर्मल रहता है, इसमें क्या करूँ? जी जी। क्या नाम बताए पेशेंट का? साहिल चौधरी। साहिल रत्नागिरी चौधरी। से है, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। ओके ओके ओके। रत्नागिरी महाराष्ट्र से है। दिल धड़कता है, बेचैनी रहती है, पाल्पिटेशंस है, बीपी ब्लड प्रेशर जो है कम ज्यादा होता है। इस तरह की जो शिकायत है ये नॉर्मल है या फिर कोई रिस्क है या फिर घबराने की जरूरत है? तो भाई फिकर की जरूरत है, केयरिंग की जरूरत है। मैं अभी मेरी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स का क्या होता है ना मैम कि ब्लड प्रेशर हाई होता है। अभी 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। एक लेडी का मैं ब्लड प्रेशर चेक किया तो 240 मतलब 240 और डायस्टोलिक जो है 130 था। तो मैं उनसे पूछ लिया, क्योंकि डायरेक्टली हम बोले तो वो पेशेंट का और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कि आपकी कुछ दवाइयां चल रही है? बोले बिल्कुल नहीं चल रही है, मुझे कुछ ही नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारा रास्ता ही बंद कर दिया। पेशेंट ने हमारा रास्ता ही बंद कर दिया, आगे हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो कह रहा है पेशेंट हमको कुछ है ही नहीं। अरे भाई 240 आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक है और आप कह रहे हैं हमको कुछ है ही नहीं। फिर मैंने फिर भी 5 मिनट रुक कर दोबारा चेक किया, वो ब्लड प्रेशर उतना ही था, वैसा ही था। तो ये चीजें होती है और पेशेंट बेफिक्र है। मैं आपको कहता हूँ, अच्छा इसमें क्या है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भी ब्लड प्रेशर बढ़ा लेकिन मेरे को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये श्रिंक ऑफ किडनी यानी किडनी पे प्रॉब्लम डालने का ये आपको, क्योंकि देखो ब्लड प्रेशर जो है एक साइलेंट किलर है। आप खामोश है, वो खामोश थोड़ी ना है। आप अपने काम में लगे, वो अपने काम में लगे हुए हैं। और साइलेंट किलर अपने अंदर आप काम चल रहा है। रेटिनोपैथी जो है हमारी आंखों को भी जो है वो धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है, किडनी को बर्बाद कर रहा है, और ये हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़कर हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से मैं यही कहूंगा कि आप यानी रूटीन कुछ चीजें आप समझ लीजिए। कार्डियक मार्कर्स होते हैं जिसकी वजह से आप अपने दिल की हालत को समझ सकते हैं, आपका दिल कैसा चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। वो उसके लिए आपको अपनी मन मर्जी कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक एमडी फिजिशियन डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, आपको कार्डियक मार्कर्स की जरूरत कितनी है, कौन से टेस्ट आपको करवाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा जो 40+ अगर है कोई बंदा तो सबको एनुअल सबको करवाना चाहिए चेकअप। उसमें आपको जो है नॉर्मल जो सबसे मेन हमारा कार्डियक मार्कर्स में आता है ईसीजी, हमारा कंडक्शन सिस्टम अगर हम देखेंगे तो ईसीजी से भी हमको बहुत सारी चीजें रूल आउट होती है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसके लिए हमको यूएसजी जो जैसे सोनोग्राफी होती है वैसे दिल की सोनोग्राफी हम कह सकते हैं, जो हार्ट का स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उसको समझने के लिए 2D को होते हैं। वो आसान टेस्ट है, किसी तरह का कोई दर्द वगैरह नहीं होता, आसानी से वो टेस्ट हो जाता है और हर जगह अवेलेबल है। और उसका कॉस्ट जो है 2000 बहुत हो गया उसका, लगभग उसके अंदर या बाहर के लगभग आपको इतने कॉस्ट आएगा। लेकिन आपका हार्ट का जो सिस्टम है, फंक्शन है, वो बिल्कुल आपको समझ में आपके सामने आ जाएगा कि कैसा क्यों। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कई लोगों में क्योंकि हार्ट का जब प्रॉब्लम आया ना तो हम लोग को सिर्फ इतना समझता हार्ट अटैक नहीं, हार्ट के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं हम उसको मेडिकल टर्म में, जो कि सर के बाल से पैर के नाखून तक पूरा सिस्टम चल रहा है। कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट का जो सिस्टम है पूरे बॉडी में चल रहा है। तो हार्ट आना सिर्फ इतने ही जानते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट के रिलेटेड जो है कई प्रॉब्लम है, पैरों से लेकर भी प्रॉब्लम हार्ट में आ जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपने सुने होंगे। इसके अलावा जिनको सांधिवात है, मैं आम जुबान में कोशिश कर रहा हूँ बोलने की ताकि सबको समझ में आए, आर्थराइटिस, उसको भी लोग अलग समझते हैं, जोड़ों का दर्द समझ रहे हैं, लेकिन उसका भी असर दिल पे जा रहा है। जैसा अभी ब्लड प्रेशर की मैंने बात किया, उसका भी असर दिल पे जा रहा है। इसके अलावा जिनका लो हो रहा है बीपी, हार्ट रेट या पल्स रेट जो है वो कम ज्यादा हो रहा है, उसका भी लोड जा रहा है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्टिव डिजीज होते हैं, ये तो चीजें समझ में आ रही है। लेकिन बचपन से भी कई लोगों का भी, हमारे पास मेरे सामने केस हुआ कि उम्र के 42 ईयर्स 42 साल जिंदगी के गुजर चुके हैं और उस वक्त एक प्रॉब्लम उनको आई रात के टाइम में। वो हमारी आईसीयू में आते हैं और मैं उनको चेक करता हूँ, उनका ईसीजी एबनॉर्मल है। मैं और अपने सीनियर्स को जब ईसीजी भेजता हूँ तो अर्जेंटली उनको जो है कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है और पता चलता है कि उनको तो बचपन से प्रॉब्लम है दिल के अंदर, और वो जिंदगी के इतना टाइम बिता दिया 42। चलो खैर उनकी वो किस्मत थी कि 42 साल गुजार दिए उन्होंने, लेकिन मैम 2 दिन के बाद वो नहीं रहे दुनिया में। इतना सब कुछ हुआ। तो हमारे जो डॉक्टर थे उनका कहना था कि अगर ये वक्त के चलते अगर ये अपनी केयर कर लेते तो शायद ये बच जाते या कुछ ना कुछ प्रोसीजर होती, ऑपरेट होता। तो बचपन से दिल में जो है सुराग या फिर जो वॉल्स के प्रॉब्लम ये बहुत सारे लोगों में होते हैं। तो ये सब चीजें बताइए मुझे कब सामने आएंगी? जब उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई। नहीं, ये सब चीजें अगर जैसे कि भाई के क्वेश्चन है
कि इस तरह की मुझे तकलीफें हैं, तो ये सब सामने कब आएगा, कब ये रूल आउट होगा? जब डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, राइट, डॉक्टर के पास तो बात समझ में आ गई? अरे आप जब डॉक्टर से आप आईने में जाएंगे तभी तो देखेंगे ना अपने आप को कि आप कैसे हो, आपके अपने दिल को, अपने फंक्शन को। जब तक आप नहीं बताओगे तो आप तो परेशान होगे। कई पेशेंट हैं, इससे ज्यादा कई ऐसे पेशेंट्स मैंने देखा जिनको ऐसा लगता है कि बस इनको हार्ट आ गया, और सिम्टम्स उनके एकदम हार्ट के जैसे आएंगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के जैसे, कार्डियक अरेस्ट के जैसे, और शॉक में चले जाएंगे, इस अलग अलग। और उनके जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सभी तरह के इन्वेस्टिगेशन, तो वो सब नॉर्मल आएगा, सब नॉर्मल आएगा। फिर उनको डॉक्टर क्या करते हैं, भाई कुछ नहीं है, एंजाइटी है, भाई आप सोच विचार में हैं, आपकी बीमारी कुछ नहीं है, आपको बीमारी कुछ नहीं। ऐसे पेशेंट तो बहुत देख रहे हैं हम, कोई बीमारी नहीं। तो आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो डॉक्टर खुद कह रहा है पेशेंट से कि आप नॉर्मल है, आपका हार्ट नॉर्मल है, तो कितनी अच्छी बात है। अच्छा। आधी बीमारी तो वही दूर हो जाती है ना, डॉक्टर की जो है एक तसल्ली से ही बीमारी आधी दूर हो जाती है। तो मैं भाई से यही कहूंगा कि आप पर्सनली, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट से अच्छे से मशवरा ले लीजिए, और उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूनानी में वो तमाम चीजें हैं जो आपके हार्ट को मजबूत करने का काम करें। जितने भी हार्ट अटैक आने के जितने भी कॉज हैं, जो कारण है, मैं ये नहीं कहता कि हार्ट आने के बाद हमारी यूनानी दवा काम करेगी, आप आईसीयू में मत जाओ, इमरजेंसी में मत जाओ, कार्डियक अरेस्ट आने के बाद हमारी यूनानी, मैं कहता हूं कि हमारी यूनानी दवा इमरजेंसी में कोई काम नहीं करेगी। मॉडर्न दौर आया है, वक्त बदल रहा है, रिसर्च हो रही है, सारी चीजें हो रही है, आपको मिनटों में जो है तो कार्डियक प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। कई लोग बच रहे हैं, हार्ट आने के बाद भी जिंदगी उनकी चल रही है अच्छे से। तो आप इमरजेंसी में अपना सब कुछ करवाने के बाद जो कारण है उसको दूर करने के लिए हमारा यूनानी का सपोर्ट लीजिए। यानी कि एक तो प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद भी हम इलाज कर सकते हैं। और कौन नहीं चाहता कि उसको हार्ट आए, कौन नहीं चाहता कि उसको हार्ट ना आए? है कोई ऐसा? सब चाहते हैं, हर कोई चाहता है हमारा हार्ट हेल्थी रहे, हर कोई चाहता हमारा ब्लड प्रेशर हेल्थी रहे, हर कोई चाहता हमारी हार्ट रेट या धड़कन जो है नॉर्मल रहे। हर कोई चाहता है कि हम अपने अचानक जो है दिल के दौरे से हम बच जाए। तो ये तमाम चीजों के लिए मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारा यूनानी के अंदर तमाम चीजें हैं जो आपके हार्ट को मजबूत करेंगे, आपको हार्ट अटैक से बचाएंगे। क्योंकि हार्ट अटैक के अंदर सबसे कॉमन चीज, या दिल की बीमारियों में सबसे कॉमन चीज एथेरोस्क्लेरोसिस, जो नसें हैं उसका सबसे मेन चीज उसका खराब होना है, चाहे वो किसी वजह से हो। तो एथेरोस्क्लेरोसिस है या प्लेक है, जो क्लॉट बन जाते हैं, जब ब्लड सप्लाई वहां आगे नहीं बढ़ रहा है, उसको तोड़ने के लिए वो हो ही ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वो कोलेस्ट्रॉल से हो रहे हैं, उसके अलावा हमारे लाइफ स्टाइल की खराबी से हो रहे हैं। तो हमारे पास यूनानी में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, पाल्पिटेशंस के लिए, घबराहट के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में हम लोग जो है, हमारी शर्त होती है कि आपका मॉडर्न ट्रीटमेंट भी आप बराबर करते रहें, आप उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हमारी यूनानी ट्रीटमेंट लेते हैं। असरफिन नाम की हमारे पास टैबलेट आती है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपने ये सुने होंगे ना, चंदन जिसको बोलते हैं हम, संदल बोलते हैं हम लोग उसको, तो उससे कुछ दवाइयां बनती है जो इंसान को जो है तस्कीन या सुकून पहुंचाती है, दिल को सुकून पहुंचाती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि सब कुछ रिपोर्ट्स करने के बाद भी अगर नॉर्मल आ रहा है लेकिन प्रॉब्लम है, तो आप यूनानी का सहारा ले सकते हो, यूनानी का सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि रिजल्ट इसका जबरदस्त है, ओरिएंटेड। मतलब हमें सब जगह देख लेना चाहिए। जी 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 जी, क्योंकि ज्यादा बड़ा होने से पहले अगर प्रिकॉशन लेंगे जी, प्रिवेंशन जो होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा कहा जाता है कि आप पहले से ये सब चीजें कर ले। जिनकी एज 30 प्लस 30 प्लस हो गई है, तो वो सब चीजें, वो लोग सब चीजें, जैसे मैंने पहले भी कहा, यूनानी सप्लीमेंट्स, यूनानी को सप्लीमेंट समझकर आप शुरू कर दीजिए, खमीरे शुरू कर दीजिए, आप टैबलेट शुरू कर दीजिए, आप अपने डाइजेशन को इंप्रूव करना शुरू कर दीजिए। आप मॉर्निंग की जो आपकी स्टार्टिंग है, शुरुआत जो है दिन की, वो आप जहरीले चीजों से ना लेते हुए हर्बल चीजों से आप शुरुआत कीजिए। मॉर्निंग में हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, और हम लोग उन्हीं हार्मोन्स को, जो कि हैप्पी मूड्स के होते हैं या हमारे शरीर के लिए जरूरी हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स को क्या करते हैं, हम खराब कर देते हैं। उन हार्मोन्स को अपना काम में जो है तो करने नहीं देते, उसको रोक देते हैं हम। तो आप जब बॉडी में हार्मोन सिक्रेशन होते हैं मॉर्निंग में, तो आप उसको, उसका अच्छा वेलकम कीजिए। दिग इंसान कैसे बना? मिट्टी से बना, और मिट्टी से उसका संबंध बहुत अच्छा है, गहरा ताल्लुक है मिट्टी से। तो जड़ी बूटियां, ये सब चीजें मिट्टी से बनी हुई है।
तो उस पर असर करती है, बहुत अच्छा असर करती है। बट सर मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने अभी बोला कि बहुत से पेशेंट को समझ नहीं आता कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम है। बट सर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो आप हमें इस तरह से गाइड कीजिए कि अगर मतलब जैसे कि रूटीन चेकअप हुए जी। तो हमें हार्ट के लिए कितने रूटीन चेकअप करने चाहिए, या फिर ओवरऑल बॉडी के लिए कौन से ऐसे चेकअप है जो हमें करने चाहिए या फिर पर्टिकुलर टाइम में? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका मैम ये। और मैं यही कहूंगा कि जैसे कि मैं बता रहा था कि 30 प्लस हो गया एज या फिर 40 प्लस हो गया, अभी ये सब एज में जो है ना, तो हमें अपने हेल्थी हार्ट के लिए कुछ जांचें करना जरूरी है। जो डॉक्टर है यानी मैं खुद भी, अभी बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की जो लाइफ है वो स्ट्रेस में गुजर रही है। बोलते ना दूसरों का ध्यान करते। अभी आपको पता होगा गुजरात अहमदाबाद में एक बहुत बड़े कार्डियक सर्जन जो थे, कार्डियक सर्जन, उनको खुद कार्डियक अरेस्ट आया, ऑन दी स्पॉट वो खत्म हो गए, डेथ हो गई उनकी। तो हर इंसान को अपनी खुद की केयर करना चाहिए। इसके लिए मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है लिपिड प्रोफाइल है। लिपिड प्रोफाइल का मीनिंग होता है मजमुआ यानी ग्रुप। उसमें आपके शरीर में जो मौजूद खून है, ब्लड है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है, जो अच्छा भी है, जो हमारे लिए एलडीएल जो अलग अलग होते हैं, जो बुरा होता है, तो वो शरीर में मौजूद खून और खून में मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल्स है वो कितना है, कैसा है, कितना रहना चाहिए, वो एक वास्ट टॉपिक है। लेकिन लिपिड प्रोफाइल से बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है। मतलब ये कोई टेस्ट है? लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट आता है। अब इसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स की मतभेद है कि इसको खाली पेट का जो सैंपल है वो बेस्ट होता है, किसी का कहना है कि कभी भी ले सकते हैं। तो मैं जिनको फॉलो करता हूँ, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उनका मानना है कि आप कभी भी ये सैंपल ले सकते हो, इसके लिए कोई आपको खाली पेट रहने की जरूरत नहीं है। तो आप नॉर्मली जो ब्लड सैंपल लिया जाता है वो लैब वाला आपका पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको सैंपल के जरिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा देगा। सेम डे भी इसका जो है रिपोर्ट मिल जाती है आपको, अगर आप बड़े शहर से ताल्लुक रखते हैं तो। और अगर आप छोटे गांव में रहते हैं तो आपको ये 2 या 3 दिन की बाद आपको रिपोर्ट में, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत अच्छे से की जाती है और इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है। तो दूसरी बात देखिए, रेगुलर में हमको जैसे कि हार्ट का फंक्शन है तो वो सब एक दूसरे से जुड़े हुआ है, तो आपको किडनी भी देखना चाहिए। तो इसके लिए किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें भी क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, दूसरी सारी चीजें हमको समझ में आती है। और इसके अलावा एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, ये भी कर लेना चाहिए। सीबीसी जो कि सबसे कॉमन टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट, वो भी कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो एचबी जिसका कम है, खून जिसका कम है ना, उसका हार्ट बड़ा कमजोर चलता है। तो और मैंने देखा हुआ ऐसे पेशेंट, मोस्टली फीमेल्स और ज्यादातर रूरल एरिया वाले, 4 एचबी, 5 एचबी, 6 एचबी में उनकी डिलीवरी हो रही है। तो ऐसे पेशेंट को बहुत रिस्क होता है कार्डियक रिलेटेड, तो सीबीसी भी कर लेना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे एडवांस जो है इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे कि कुछ सिम्टम्स अगर इस तरह के आ रहे हैं, जैसे कि कोल्ड स्वेटिंग है, पाल्पिटेशंस है और चेस्ट पेन है, तो फिर वो कार्डियक मार्कर्स में सीपीकेएमबी, ट्रॉपटी वगैरह कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें 24 घंटे 3 दिन के अंदर हार्ट आकर गया है या नहीं गया है, या हार्ट के कुछ सिम्टम्स है कि वो बिल्कुल सामने आ जाते हैं। और ईसीजी है सबसे अच्छा, सिंपल और सबसे बेस्ट जो है ईसीजी है, वो भी है। जैसे मैंने पहले बताया कि 2D को भी आप कर सकते हो, जिसके जरिए से जो है, तो देखिए ये हो गए इन्वेस्टिगेशन। और दूसरा एक हिस्सा होता है डॉक्टर का अपना। आज से हजारों साल पहले या हम देखेंगे तो ये सब नहीं था। उस टाइम क्या था, डॉक्टर थे, कंसल्टेशन, डॉक्टर थे, हकीम थे, वैद्य थे, वो देखकर आपको तशखीस करते थे, डायग्नोस करते थे, तो उनसे भी मिल लेना, ये सारी चीजें होती है। तो इसके जरिए से हम अपने हार्ट को इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम करवा सकते हैं। और फिर मैं जैसे कि मैं बताया, अगर इनकेस जिसको हम करें खुदा ना करे, अगर कुछ प्रॉब्लम निकल आती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुआ है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि बिल्कुल, जैसे कि हमदर्द का एक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, हमदर्द का एक प्रोडक्ट आता है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करवा रहा हूँ कि बार बार हमदर्द का नाम लूं या इनका नाम लूं, मैं उसी को सॉल्यूट करूंगा और उनके कामों को बिल्कुल मैं सॉल्यूट करूंगा, जो बिल्कुल यूनानी
एलोपैथी की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो आयुर्वेदा की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को मैं दिल से सॉल्यूट करता हूँ, क्योंकि इनका अपना एक प्रोडक्ट हमदर्द का लिपोटैप इतना सस्ता है, आई थिंक 200 रुपए के लगभग होगा, कम या ज्यादा होगा, जो कि 1 महीने का कोर्स है, सिर्फ टैबलेट है। मैं कहता हूं आप जब शुरू करोगे उस दिन से लेकर 30 डेज के बाद, 30 दिन के बाद आप रिपोर्ट कीजिए, नॉर्मल रिपोर्ट आएगी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। रिपोर्ट नॉर्मल आएगी मतलब कि आपके जो रिस्क है वो कम हो गए। मैं इसको पिछले 7 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उस टैबलेट को देने के बाद ये हमदर्द का एक बहुत नायाब तोहफा है। दूसरी कंपनीज की भी अपनी खिदमत है, मैं किसी की वो नहीं करना चाहता, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसको मैं बिल्कुल सजेस्ट करना चाहूंगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कुछ इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है तो हम बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि इस तरह के अच्छे चीज हमें प्रमोट करनी चाहिए। जी जी जी। और कुछ लोग अभी ये भी है कि बहुत सारे लोगों को ये सब जांचें कर लेते, बहुत लोग अभी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं उनको सब पता होता है, ये सब जांचें करने के बाद भी बोलते हैं कि नहीं फिर भी तकलीफ है, उसके लिए भी टीएमटी टेस्ट आता है। हाँ, उसके अलावा दूसरे स्टेज टेस्ट भी आता है, उसके अलावा फिर और आगे हम बढ़ेंगे तो फिर एंजियोग्राफी भी आती है। कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ रूल आउट हो ही जाता है, कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है, और अगर सब कुछ नॉर्मल आ रहा है तो फिर आपको आपका लक है ये। तो सर जैसे कि हार्ट के बारे में आपने बताया कि जी, हार्ट के इसमें भी यूनानी में सबके लिए इलाज है जी तो क्या वेट लॉस के लिए भी इलाज है यूनानी के पास? जी बिल्कुल। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है शालिनी मैम का, सूरत से है, जो वेट गेन मतलब वेट को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनको। उनका कहना है कि वेस्ट बढ़ रहा है, एनर्जी कम लग रही है, क्लोथ्स टाइट होते जा रहे हैं, वेट कैसे कम करूं? अच्छा, कम करना है। हाँ, वेट लॉस करना है। हाँ, वेट लॉस करना है। Okay. वेट गेन प्रॉब्लम है और डाइट फॉलो करती है बट रिजल्ट नहीं आता, उनको हर्बल नुस्खा चाहिए। ये चीज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है वेट लॉस के लिए, और बहुत सारे लोग अलग अलग दावा करते हैं। मैं अगर एक लाइन में और सीधी सीधी सरल बात अगर करूं मैं आपसे, तो वो ये है कि देखिए, हमारा जो शरीर है ये कोई ऐसा मजाक नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी चीजों का मोहताज है, और वो सब चीजें उसको डेली चाहिए। आप बहुत एक्टिव हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो, लेकिन आपकी शुरुआत दिन की जब होती है, अगर आप कुछ ब्रेकफास्ट में नहीं लोगे, कुछ नहीं खाओगे, कुछ नहीं पियोगे, तो आप चाहे कितने भी बड़े स्ट्रांग हो इंसान हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम राइट? क्योंकि कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि हमारे शरीर को 6 चीजों की जरूरत होती है। प्रोटीन्स की जरूरत होती है, फैट्स की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, विटामिन्स की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। ये 6 चीजें मैंने जो बताया, कॉमन जो चीज है, ये 6 चीजें हमारे शरीर में जरूरी है। इसमें से कोई भी चीज को अगर हम कम करते तो हमारे शरीर में फौरन, अभी 5 चीजें में इसमें से अगर आप अलग कर दो, 5 चीजें आपको मिल गई, 6ठी चीज मैंने बोला पानी, वाटर नहीं मिला आपको, आप सब ले रहे हो, वाटर नहीं मिल रहा, तो आप समझ सकते हैं ना उसकी कमी कितनी है। तो हर चीज का एक इंपॉर्टेंस है। अब वेट लॉस के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आप खाना पीना बंद कर दो, आप ये करो, आप वो करो। नहीं, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं इसमें करना क्या है। सिंपल चीज समझ लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब चीजें तो आपको खाने में जरूरी है। अरे फैट्स भी जरूरी है। आपको पता है हमारे दिमाग का मैक्सिमम बड़ा हिस्सा फैट से बने हुआ है। फैट्स बहुत जरूरी भी है, लेकिन ओवर नहीं है, ओवर नहीं चाहिए। फिर क्या कर सकते हैं? अब क्या है, वेट लॉस में फिर दूसरी जो अहम चीज सामने आती है कि किसका वेट कम होगा, किसका नहीं होगा। अब कुछ लोग होते हैं ना जो खानदानी होते, हम बोलते ना आम जुबान में कि खाते पीते घर के, जेनेटिक्स, वहां थोड़ा मुश्किल जाता है। वो लोग एक काम कर सकते हैं, जो है वेट उसको मेंटेन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फैट्स कम कर सकते हैं, बेली फैट्स कम कर सकते हैं, एडिपोज टिश्यू, यानी कि जब हम ज्यादा कैलोरीज लेते हैं और उन्हें बर्न नहीं करते, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी एडिपोज टिश्यू में फैट्स के रूप में जो है तो क्या हो जाती है, जमा हो जाती है बॉडी के अंदर। जो हमारी बॉडी है नॉर्मली जो रहना चाहिए, कुदरत ने जो बनाया वो है, लेकिन जो फैट्स जमा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, वो एक बीमारी है। इंसान जो मोटापा लेकर घूम रहा है ना, एक्चुअली क्या है, जो BMI जो होता है,
तो उसके मुताबिक यानी हमारी हाइट के मुताबिक वेट होना चाहिए। अगर मेरी हाइट 5.5 है तो उसके मुताबिक मेरा वेट कितना रहना चाहिए, 65 टू 68 तक रहना चाहिए। तो हर इंसान की हाइट के मुताबिक उस पर वेट होता है, और उसके अगर ज्यादा होगा तो वो एबनॉर्मल, उससे कम होगा तो एबनॉर्मल। सिंपल चीज है ये। आप देख सकते हैं कि आपकी हाइट क्या है, आपको कितना वेट रहना चाहिए। अगर ओवरवेट है तो रिस्क के बहुत ज्यादा रिस्क है, आपको बहुत सारी चीजों के रिस्क है, और अगर कम है तो भी रिस्क है। एक इंसान की हाइट के मुताबिक अगर उसका वेट कम है तो भी रिस्क है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, वेट गेन के लिए भी काम करते हैं। और वेट गेन के लिए मैं सब खुद एग्जांपल हूं, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस मैंने बढ़ाया कि मेरा 7 kg वेट मैंने बढ़ाया 1.5 से 2 महीने के अंदर। 57 से बढ़ता नहीं था, अभी मेरा वेट 68 तक चले गया। तो हम लोग दोनों में काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो आपको सबसे पहले दोनों चीजों में अपने डाइजेशन को अच्छे से जो है हेल्दी बनाना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा डाइजेशन को। और एक चैलेंज अपने आप से ले लीजिए आप, 30 to 40 डेज का एक चैलेंज अपने आप से ले लीजिए कि 30 to 40 डेज मैंने वेट लॉस करना है। अपने आप से चैलेंज ले लीजिए। देखिए, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर जिन लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ज्यादातर उनमें लोग ओबेज वाले हैं। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो लोग ओबेज हैं उनको बहुत ज्यादा डर है हार्ट अटैक के, हाइपरटेंशन के, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के, स्ट्रोक के, दिमागी प्रॉब्लम्स के, उसके अलावा किडनीज की जो प्रॉब्लम है बढ़ रही है उसके अलावा आर्थराइटिस, दूसरे जितने भी सारे प्रॉब्लम है, हार्मोनल्स प्रॉब्लम, पीसीओडी पीसीओएस फीमेल्स में, थायराइड्स प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा उन लोगों को डर है, उन लोगों को ज्यादा खतरा है जो लोग मोटे हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई इसमें शक नहीं है। जो लोग ओबेज हैं, मोटे हैं, जिनका वेट ज्यादा है, तो वो लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है इन बीमारियों का, इन प्रॉब्लम्स का। तो अब ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने है, तो क्या इससे आपको डर नहीं लगता? तो आपको अपने इन चीजों को थोड़ा सीरियसली होकर 30 to 40 डेज का एक चैलेंज आपको लेना है। और इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं कि एक टाइम का खाना आप स्किप कर दीजिए, एक तो इवनिंग का या फिर मॉर्निंग का। अगर इसमें भी अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा इवनिंग का कर दीजिए, क्योंकि शाम के 6 बजे के बाद का खाना इंसान के लिए जहरीला है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी आया, मेरे जो रूट से आया, मैं यहां तक देखा इतने होटल से, और लोग मोस्टली क्या कर रहे, रात में खाना खा रहे, शाम में नहीं, रात में, रात के 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे उनका डिनर हो रहा है। मॉडर्न कल्चर। शाम के 6 बजे के बाद का खाना माना जाता है वो इंसान के लिए सही नहीं है, जहर है वो। लेकिन इतना कोई सीरियसली तो नहीं लेगा, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। आपको एक टाइम का खाना स्किप करना पड़ेगा। 30 to 40 डेज का चैलेंज में आप ये ऐड कर लीजिए। फिर आप बोलेंगे भूख तो लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ये आप कहेंगे कि आपने तो बताया ये प्रोटीन्स भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी, फैट्स भी जरूरी, सब 6 चीजें मैंने बताया। आप इसकी जगह सलाद लीजिए, समझ में आ रहा है? अब इसकी जगह सलाद लीजिए। खाना आप नहीं खाएंगे, उसके जगह आप सलाद लेंगे। और सुबह का जो खाना रहेगा उसको भी देखिए, हर 2-2 घंटे के बाद लोग खाना खाते हैं, 1-1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ये सब चीजें खाने वाली जो जिसकी कोई तरतीब नहीं है, कोई ढंग नहीं है, ये चीजें इंसान के शरीर को खराब करती है। तो ये चीज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और जो चीजें खाने वाली है, जब भी वेट लॉस की बात आती है तो क्या सोचता है इंसान, बहुत परहेज करना। नहीं, वो उस तमाम चीजों को छोड़ दो जो नहीं खाना है, और वो तमाम चीजें खाओ जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्जी आप खूब खाओ, गेहूं के अलावा आप जवार और बाजरे, हमारे पास महाराष्ट्र कल्चर में जो है बाजरी की जो रोटी आप सुनते, भाकरी बोलते हैं ना, तो आपको मैं बता दूं कि मेरा खुद का एक वक्त का डाइट में कंपलसरी है भाकरी, बाजरी की रोटी। क्यों? उसमें इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। कैल्शियम आपको नेचुरल मिल रहा है उसमें प्रोटीन्स आपको मिल रहे हैं नेचुरल, कई चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, लोग सुबह उठकर दूध में वो भाकर जो है बाजरे की रोटी को चूर के समझता, और खाने के बाद वो खेत में निकल जाते हैं या अपने काम पर निकल जाते हैं,
और उसकी एनर्जी वो शाम तक महसूस करते हैं और वो हम हेल्दी रहते हैं उसमें। और आज हमारा ब्रेकफास्ट इतना स्ट्रांग है, उसके बाद हमको और 1 घंटे के बाद भूख लग गई, हमारा लंच भी होता है, हमारा इवनिंग में भी जो है तो एक खाना हो रहा है। इवनिंग के खाने को एक नाम देना चाहिए, कितने हमारे 2-2 घंटे के खाने हो रहे हैं तो भी हमारी भूख खत्म नहीं हो रही। और वो बंदा सुबह में एक टाइम ब्रेकफास्ट कर रहा है, इतना स्ट्रांग कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि आप गेहूं को, अभी तो एक रिसर्च में मैं पढ़ रहा था, देखा कि शक्कर या चीनी से ज्यादा जहरीली चीज गेहूं है। हाँ, डायबिटीज पेशेंट के लिए। तो गेहूं की जगह आप ज्वार बाजरी को आप तरजीह दीजिए, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने खान पान में रखिए उसको। बहुत सारी जगह नहीं मिलती ये चीजें। मैं कई, क्योंकि मेरे पास जो कॉल आते हैं देश विदेश से आते हैं, कई जगह तो बाजरी में बोलता हूँ तो उनको समझता ही नहीं है। और मैं मैम आपको बता दूं, मेरा कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑनलाइन। मैं किसी तरह कोई चार्ज नहीं लेता, घंटों बात करता हूँ पेशेंट से। जो लोग सुन रहे हैं, जो मेरे पुराने पेशेंट है वो जानते हैं। बिल्कुल मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये रोटी बंद कर दो, आप ये रोटी शुरू कर दो। एक चीज ये कर सकते हैं आप। और इसके अलावा देखिए, आपको मैं बता दूं कि बस वेट लॉस करना है शॉर्ट में, तो 4 चीजें बंद कर दो और 4 चीजें ऐड कर दो। 30 to 40 डेज का जो चैलेंज आप ले रहे हो, 4 चीजें बंद कर दो, 4 चीजें ऐड कर दो। सिंपल। जिसको भी वेट लॉस करना है, जो सुन रहे हैं, जिन्होंने क्वेश्चन किए, शालिनी जी के लिए भी है और जितने लोग सुन रहे हैं, 4 चीजें कर लो, 4 चीजें मत करो। वेट लॉस 30 to 40 डेज का चैलेंज आप लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मैंने खुद देखा, मेरे अपने घर में एक पेशेंट है, पेशेंट नहीं, जिन्होंने एक चैलेंज लिया है अपने आप से। मैम सिर्फ 35 डेज के लगभग 7 kg वेट लॉस। 7 kg। मैं अपने घर की बात बता रहा हूं आपको, एक फैमिली मेंबर की बात बता रहा हूं आपको, जो स्ट्रिक्टली, और मैं जैसे कहा कि एक वक्तों का खाना, बिल्कुल इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पत्थर रख दिया अपने दिल पे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। एक बार अगर ठान लिया तो ठान लिया, बस ठान लिए। तो और वो इंसान ऐसे जो खाने में बहुत शौकीन है खाने के, जिनको हर हफ्ते एक अच्छी होटल चाहिए होती है, लेकिन जो बिल्कुल मैं देख रहा हूँ 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया, वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं उस चीज को कि एक वक्त का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, उसके सलाद लेंगे, और दोपहर का जो खाना है, जो लंच है, वो भी बिल्कुल फैट्स फ्री बोलो या हेल्दी, मैं आपको बताऊंगा किस तरह का खाना है। तो आप इस तरह से अगर 4 चीजें ऐड करते हैं और 4 चीजें आप रिमूव करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको क्या नहीं करना, मैं बताया कि मैदा आपको बिल्कुल खत्म कर देना है। मैदा अपने खाने से निकाल दो। मैदे से बनी तमाम वो चीजें आ जाएंगी उसमें। आज जितनी भी जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं वो सब मैदे से बनते हैं, और बाहर की जितनी खाने वाली चीजें हैं वो मोस्टली वो मैदे से बनती है। तो आपको 4 चीजें जो नहीं करना है, उसमें से मैदा आपको रिमूव कर देना है। सेकंड, आपको एडेड शुगर, जो शक्कर या चीनी जिसको हम बोलते हैं आम जुबान में, मैं हर लैंग्वेज में इस तरह बोलता हूँ क्या कि हर इंसान को समझ जाए। चीनी अच्छी चीज नहीं है मैम। मैंने एक जगह पढ़ा था, एक न्यूट्रिशन है, हम इंडिया के नामचीन है, तो उनका कहना है कि चीनी या शक्कर में कुछ भी नहीं है, सिवाय टेम्पररी कुछ एनर्जी मिलती होगी। ना उसमें प्रोटीन्स है, ना कुछ कैल्शियम है, ना मिनरल्स है, ना कुछ भी नहीं है। शक्कर, चीनी जो है कोई काम की चीज नहीं है, बल्कि नुकसान तो है ही उसमें, बस टेस्ट है। बस अब आदत लग गई है। तो मैदा आपको रिमूव कर देना है। चीनी या शक्कर या शुगर, एडेड शुगर जिसको कहेंगे, थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी थोड़ी जरूरत होती है इंसान को। हमारा बोलते हैं ना कि दिमाग ही नहीं चलेगा अगर हम वो चीज नहीं लेंगे तो एडेड शुगर जिसको कहें, एक्स्ट्रा आप ना ले। तीसरी चीज इसमें आपको करना है, पैकेजिंग फूड्स जितने भी हैं। अभी क्या हो रहा है, देखो रात का खाना बना है, रात में खाना बना था, आपने नहीं खाए, सुबह आपके मम्मी आपको देगी तो आप खाएंगे? नहीं खाते। अच्छा ठीक है, दोपहर में खाएंगे? रात का खाना बनेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, रात का खाना बनेगा आज यानी दूसरे दिन शाम में आप खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे, ताजा ही प्रेफर करेंगे हम। सही बात है। आप इतना डर गए, रात का खाना है, मॉर्निंग में बहुत कुछ लोग गर्म करके खा लेते होंगे, कुछ चीजें होती है, लेकिन दूसरे दिन की शाम तक आप उसको नहीं खाओगे। तो मुझे बताइए, जो पैकेजिंग फूड्स है वो कब बनी, कहाँ बनी, किस हाल में बनी, बनाने वाला कैसा है, हाइजीनिक है, किस तरह का है, ये सारी चीजें। उसके अलावा उसमें ऑयल किस तरह का यूज किया गया,
आप देखते किस तरह के जो वीडियोस आते हैं ना, किस तरह से बनाया जा रहा है, तो आप मुझे बताइए पैकेजिंग फूड्स कितने जहरीले हो सकते हैं तुम्हारे। और आप ऐसी वीडियोस भी आपके सामने होंगी, फोटोज वीडियोस जिसमें मतलब कीड़े चल रहे हैं, इस तरह की कुछ चीजें सामने आती हैं, तो पैकेजिंग फूड्स है, आप इसको बिल्कुल बंद कर दें। पहली चीज में मैंने आपको बताया कि शुगर ठीक है, शक्कर आप चीनी थोड़ी बहुत ठीक है, जो जहां उसकी जरूरत होती है, जैसे शक्कर की चाय पीने की अगर किसी को जरूरत होती है तो थोड़ी सी ठीक है। लेकिन जो थर्ड चीज मैंने आपको बता रहा हूँ कि पैकेजिंग फूड से आपको उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और चौथी चीज ऑयली जो चीजें हैं उसको आपको, जंक फूड, फास्ट फूड्स, जितने तली गली चीजें हैं इसको आपको अवॉइड करना है। तो 4 चीजें आपको बिल्कुल बंद कर देना है और 4 चीजें आपको ऐड कर देना है। ठीक है, 30 to 40 डेज का आप चैलेंज ले रहे हो तो 4 चीजें आपको ऐड करना है, करना चाहिए। और मैं कहूंगा ये करने के बगैर तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चारों में जो करना है 30 to 40 डेज के चैलेंज में, मैं कहूंगा इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस दूंगा कि अगर ये चीज भी अगर आपने कर लिए तो आपने 90% आप सक्सेस हो गए, 90% सक्सेस हो गए। तो जानना चाहेंगे कौन सी चीज है? एक्सरसाइज। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब क्या है ये एक्सरसाइज? हम लोगों को सिर्फ उड़े मारना नहीं, अब इसके लिए क्या करना, कैसे करना नहीं, सिंपल एक्सरसाइज में अलग 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 अलग। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा जो शरीर है ना, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ना तो इतना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने हमारा शरीर कितना कितना जबरदस्त जो है सिस्टम है हमारा शरीर। सिर्फ एक आंख पर इतनी बड़ी किताब एक डॉक्टर या एक ऑथर, लेखक लिख सकता है, इतनी बड़ी किताब सिर्फ एक आंख पर। तो सोचो हमारा शरीर कितना जबरदस्त जो है एक रचना है, की गई है। और वो जो शरीर है ना वो थकना चाहता है। बहता जो पानी होता है ना वो साफ होता है, सुने हो क्या? और रुक जाता है तो बहते पानी को हम उसके पानी को पवित्र मानते हैं, साफ मानते हैं। तो जाहिर सी बात है खून भी बहना चाहता है। और हमारा शरीर के जितने भी ऑर्गेन्स हैं वो तमाम ऑर्गेन्स भी अपने काम के लिए खून के मोहताज है, ऑक्सीजन उनको चाहिए होती है। और आज हमारी लग्जरीज लाइफ, आज हमारी जो है इस तरह की जो लाइफ स्टाइल होगी खराबी, तो इसके लिए हलचल बहुत जरूरी है। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग सुबह खाली पेट नींद से उठकर, मैं रन नहीं कह रहा हूं, मैं दौड़ना नहीं कह रहा हूं, पहले दिन अगर आप सिर्फ चलना शुरू करते हो खाली पेट, कुछ नहीं खाना है आपको, ठीक है, बहुत से बहुत आप पानी पी सकते हो चाहे तो, अदरवाइज नहीं पीना है। अगर आप खाली पेट पैदल चलना सिर्फ शुरू करते हो, अभी अलग अलग गाइडलाइन के मुताबिक 7,000 या 7,000 कदम या वॉक इंसान ने डेली करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है हेल्थी के लिए। लेकिन पहले दिन से आप इतने शुरू मत करो, 10 से 15 मिनट से शुरू करो आप। और बढ़ाते बढ़ाते ये जो टारगेट मैंने आपको बताया 7,000 कदम, या इन शॉर्ट आप समझ लीजिए, दूसरे अंदाज समझाता हूं, 1 घंटा आपको पैदल चलना चाहिए। शुरुआत 10 से 15 मिनट से कीजिए, यानी 1 महीने तक आप 10-15 मिनट, आधा घंटा चलिए पैदल, एक अच्छा वॉक कर लीजिए। टारगेट 1 घंटे तक है। तो अगर आपने ये काम कर लिए, हकीम सुलेमान तूर हमारे यूनानी के बहुत ही एक्सपर्ट हकीम है इस वक्त के, ऑल इंडिया में यूनानी के अंदर एक बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो हमेशा अपने बातचीत में कहते रहते हैं कि जो 1 घंटा डेली सुबह पैदल चलेगा वो उसको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कभी भी थायराइड नहीं होगा, उसको कभी भी दूसरे अदर बड़े प्रॉब्लम नहीं होगी, जो सिर्फ 1 घंटा। और जो सुबह पैदल चलने के जो फायदे हैं ना, उसमें यह है कि हैप्पी हार्मोन्स जो है मॉर्निंग में सिक्रेशन होते हैं, जैसे गाबा पेंटिंग वगैरह मैंने आपको बताया शुरुआत में। हाँ, तो ये हार्मोन जो है सिक्रेशन होते हैं। सुबह का मतलब होता है तुम्हारी लाइफ में एक नया चांस आपको मिला है, नई शुरुआत आपको मिली है। और इसमें इंसान के पॉजिटिव थिंग्स जो है क्रिएट हो सकते हैं, चाहे इंसान चाहे कितना भी डिप्रेशन में हो, जितनी भी प्रॉब्लम में हो, हेल्थ इश्यूज उसको हो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग सुबह की शुरुआत अगर उसकी इस तरह से हो रही है, वॉकिंग से हो रही है, एक्सरसाइज से हो रही है, रनिंग से हो रही है,
कुछ एक्सरसाइज योगा से हो रही है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज से हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी से, तो वो पॉजिटिव साइन है सुबह की। इसलिए हमारे पास जितने भी मजहब है, अलग अलग धर्म है, उसमें अर्ली मॉर्निंग के पीरियड्स सब में अवेलेबल है। सुबह उठकर मंदिर जाना, सुबह उठकर फजर की नमाज के लिए जाना, सुबह उठकर जो है गुरुद्वारा जाना, ये हर मजहब में क्यों बताया गया? क्योंकि हमारे जो पहले लोग थे वो शुरुआत ही अच्छे से करते थे। सूरज निकलने से पहले उठना इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। और कहा ना किसी ने, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेंट कंप्लीटली हेल्थी वेल्थी वाइज, कि जल्द सोना जल्द उठना इंसान को सेहतमंद, अक्लमंद और मालदार बनाता है। मालदार कैसे? जल्दी उठेगा तो कितने सारे काम उसके सामने होंगे, बहुत अच्छा टाइम उसको मिल जाएगा। स्टूडेंट है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम होता है, तो सबके लिए अच्छा है। तो मैं ये कहूंगा जो 30 to 40 इतना जो बड़ी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, इतनी हमारा जो डिस्कस इतना लंबा हो रहा है, तो मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि अगर आप 30 to 40 डेज का चैलेंज अगर अपने आप से ले रहे हो और एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे हो, अगर आप वॉक पे नहीं जाएंगे, तो मैं कहूंगा सब बेकार है, सब बेकार है। तो आप सुबह की शुरुआत अच्छे से कीजिए। अगर नहीं मिलता है टाइम तो ज्यादातर कोशिश सुबह की कीजिए, तो फिर आप शाम में कर सकते हो। लेकिन ये जरूरी है वॉक करना, शरीर थकना चाहता है, उसको थकाइए, मेहनत करना चाहिए आप इंसान ने। और दूसरी चीज आपको करना है वो है सिर्फ नींद। देखो हर चीज का एक टाइम होता है और वो चीज उसी टाइम में अच्छी लगती है, समझ में आ रही है? हर चीज का एक टाइम होता है। मैं एक मजाक में एक बात बोलता हूँ, शादी का भी एक टाइम होता है, जवानी, शादी तो बुढ़ापे भी हो जाती, कर रहे बुढ़ापे में भी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं लगती है। तो हर चीज का एक सही टाइम होता है और वो चीज उसी वक्त अच्छी लगती है। वैसे नींद का एक कुदरती टाइम है, इंसान ने उसी वक्त उसको लेना चाहिए और उसका बदल नहीं हो सकता। इंसान अगर चाहे कि मैं पूरा दिन सो जाऊं क्योंकि मेरी रात में नींद नहीं हुई थी, वो उसका बदल नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी थकान है वो दूर कर सकता है, लेकिन उसका बदल नहीं हो सकता। नींद नेचुरली जो टाइम उसका है उसको आप लीजिए, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 8 घंटे तो किस्मत वालों को मिलते हैं आजकल, तो सो जाना चाहिए इंसान ने। और 10 बजे के बाद, 10 साढ़े 10 के बाद इंसान को सो जाना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। ये प्रॉपर नींद आपको 30 to 40 डेज के चैलेंज में लेना चाहिए। और इसके लिए मैं क्लियर कह रहा हूँ, मोबाइल जब तक बंद नहीं होगा आप नींद, आपके बगैर दुनिया अच्छे से चल सकती है। आप बेफिक्र रहिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। ये मैं भी फॉलो करता हूँ। मेरा, हालांकि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे भी हेल्दी रहना जरूरी है। मोबाइल आप स्विच ऑफ कर दीजिए, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब अपनी जगह रहेगा। तीसरी चीज आपको करना है आपका डाइट। अब मैं इस पर नहीं बोल सकता, आप समझ जाइए कि किस तरह का आपको डाइट लेना चाहिए। और चौथी चीज आपको करना है स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये भी बड़ी जरूरतमंद अच्छी चीज है, जरूरी चीज है ये भी, क्योंकि जो कॉजेज है ना मोटापे के, तो जैसे कि हमारी शुरुआत में बात हो रही थी कि जेनेटिक्स हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, सम मेडिकेशंस है, ऐसे दवाइयां हैं जिसके कारण भी वजन बढ़ जाता है लोगों का। एनवायरमेंटल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप है, सर्टेन मेडिकेशन जैसे मैंने बताया, हाइपोथायराइडिज्म है और लाइफस्टाइल की खराबी है। तो ये चीजों की वजह से वेट जो है बढ़ता है। तो इसके लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारिए। बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश किया। अब लास्ट में ये कहूंगा, इन चीजों को सपोर्ट करने के लिए, इन चीजों को सपोर्ट देने के लिए आप हमसे प्रोडक्ट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ऑर्डर करके या खरीद कर यूज करके आप विद इन 1 मंथ, एक ही महीने में जबरदस्त असर दिखता है। अभी मेरे पास मेरा करीबी दोस्त 14 kg 14 किलो वजन 3 महीने में कम कर दिया, पर्सनैलिटी चेंज हो गई। मोटापा एक ऐब है, अच्छी बात नहीं है वो, और बहुत ज्यादा दुबला रहना भी अच्छी बात नहीं है। इंसान ने हाइट के हिसाब से रहना चाहिए। तो जिसको भी वेट कम करना है और कह रहा हूं वेट बढ़ाना है, वजन बढ़ाना है, हमसे कांटेक्ट करो। प्योर हर्बल, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं मिलेंगे, प्योर हर्बल मिलेगा और जबरदस्त इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा और आपको हेल्थी और वेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए जो है तो हमारी तरफ से जो है तो पूरा सहकार्य मिलेगा। लाइफस्टाइल एक मेन चीज है पर्सन के लिए, जैसे कि आपने बोला ज्यादा वेट होना और ज्यादा कम वेट होना, ये दोनों बहुत मतलब अच्छी चीज नहीं है। जैसे कि
पर्सन का मेंटल हेल्थ भी इससे खराब होती है, जी। जैसे कॉन्फिडेंस ना होना, जी पर्सनालिटी के बारे में लोगों से बात ना करना, फिर इससे इंट्रोवर्ट, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब लीड होती है। तो हमें लाइफस्टाइल अच्छी रखनी चाहिए। जी जी तो सर, जैसे कि आपको पता है, लोग सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बोलने में थोड़ी तकलीफ रखते जी। हैं और वो बताना नहीं चाहते। जी बट अब हमारे साथ है फरहान कुरैशी, जो कि रामपुर यूपी से है, जी और वो आपसे पूछना चाह रहे हैं जी। कि अर्ली डिस्चार्ज होता है, स्टैमिना कम और इंटरेस्ट भी कम है, तो लाइफस्टाइल या हर्बल रेमेडी परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है क्या उनको? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूनानी पैथी को लोगों ने सिर्फ इसीलिए ज्यादा अहमियत दिया है। उनको ऐसा लगता है कि यूनानी में सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए ही यूनानी पैथी है, चूंकि यूनानी में उसके रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये गलत फहमी है। ये बात है कि यूनानी में इन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे सॉल्यूशंस है, इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं, असरदार है। लेकिन यूनानी तो मैं जैसे शुरुआत से कह रहा हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए है। तो अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा। और जैसे आपने बताया कि पेशेंट बात करने को डरता है, शर्माता है, शेयर नहीं करता किसी से, तो इसके कारण फिर क्या होता है, वो प्रॉब्लम भी बढ़ती है और वो बंदा गलत लोगों के हाथ लग जाता है। राइट। और फिर वो लोग जो मतलब नॉन मेडिको है या फिर जो झोला छाप है, जिनके पास किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना, कोई किसी तरह का कोई तजुर्बा है, और उनको वो चीज खुद पता ही नहीं है, बस ऐसे लोगों से वो इलाज करते हैं। फिर वो लोग उनको और परेशान करते हैं। वो माली एतबार से मतलब बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयां उनको दे देते हैं और बंदा ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकता, गलत फायदा उठाते हैं। और बंदा ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकता ना, वो बोले, वो अपनी मतलब इज्जत को वो क्यों करेगा। तो मैं आप जो जिन्होंने क्वेश्चन किया, फरहान कुरैशी जो यूपी से हैं, उनसे मैं कहूंगा भाई कि आपने ये क्वेश्चन की, ये मुझे अच्छा लगा। आपने हिम्मत करके मुझसे बात कर लिए, और ऐसे हजारों और ना जाने कितने नौजवान हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है। तो मैं कहूंगा कि ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है डॉक्टर्स के लिए, और इसमें यूनानी में बहुत ही असरदार आपको इसका इलाज मिलेगा, तसल्ली बख्श आपको इलाज मिलेगा। आप जितने जो भी प्रॉब्लम आपकी है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने ट्रीटमेंट में। तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। जो नंबर आप देख रहे हो फ्लैश हो रहा है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से, जिस तरह आप चाहे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम आपसे पहले तो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, आप जैसे बताएंगे उसके मुताबिक प्रॉब्लम समझेंगे, उसके मुताबिक आपको हम ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि देखिए भाई, ट्रीटमेंट सही लेना जरूरी है, ये एक दिन की बात नहीं है। और ये चीजों की वजह से दूसरे बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही है। इवन इनफर्टिलिटी जो है, जैसे कि अभी ऐसा हो रहा है ना, समाज में एक गलत चीज आम हो गई है कि अगर किसी को औलाद नहीं हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ, यानी कि मैं खुद देखा हूँ, तो तकलीफ भी होती है, अफसोस होता है कि औलाद अगर नहीं हो रही है, बांझपन है, इनफर्टिलिटी है, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ लेडीज को समझा जाता है। लेकिन अभी लेटेस्ट गाइडलाइन के मुताबिक बराबर का मेल भी शरीक है, जिम्मेदार है। सिर्फ लेडीज नहीं है, फीमेल। मेरे पास तो, मैं कर रहा हूँ ट्रीटमेंट इसमें, इनफर्टिलिटी में पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट तो मैं जेंट्स को दे रहा हूँ। क्या समझ में आया? मतलब फीमेल में प्रॉब्लम ही नहीं है, मेल में प्रॉब्लम चल रही है। और अगर आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई है, उसका भी सोल्यूशन है। कहते हैं ना भाई, हर चीज का इलाज है, तो है, लेकिन सही जगह से है ना। अब जो चीज जहां है वही मिलेगी, अब किसी और जगह जाएंगे तो वो कहाँ मिलेगी। तो आपको प्रॉब्लम हेल्थ इशू है, आपका हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ना। आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप नॉन मेडिको के हाथ लग जाते हैं, आप 4 किताबें पढ़ने वालों के हाथ लग जाते हैं, तो फिर आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने वाली नहीं है। मैं खुद आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, बहुत अच्छा मौका आपके सामने है, आप मुझसे बात कर सकते हो। 11-12 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ यूनानी में, और 100% ओरिएंटेड रिजल्ट्स हमारे पास है। ये चीज तो हमारे लिए कॉमन है, हम लोग तो इनफर्टिलिटी पे काम कर रहे हैं, हमारे पास तो रिजल्ट्स आ रहे हैं भाई। ये चीज में हमारे पास ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो कि अर्ली डिस्चार्ज के प्रॉब्लम है, और जो
स्पर्म के जो काउंट्स के प्रॉब्लम है, उसके अलावा जो टाइमिंग्स के लेकर प्रॉब्लम है, और जो जितने भी पर्सनल, जो मैं नहीं कह सकता, आप समझ सकते हो, वो जितने भी प्रॉब्लम है वो तमाम प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं। लेकिन आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, हमसे दवाई लेना पड़ेगी। और हमारी दवाई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, हम लोग तो सिर्फ यूनानी में खिदमत का काम कर रहे हैं। आप हमसे कांटेक्ट करके एक बार तसल्ली ले लीजिए। हमारा जो ट्रीटमेंट है वो इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों तरह चल रहा है। आप समझ जाइए हमारी मकबूलियत। यूट्यूब पर हमारे 10.5 लाख व्यूज है, देख सकते, मेरा चैनल है मेडिकोस लाइफलाइन, देख लीजिए, आप लोगों का ट्रस्ट देख लीजिए, सिर्फ 2.5 साल के अंदर। तो ये चीज है। मेरी एक वीडियो है इस पर, फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम में डिकोरिया के लिए, उसके लिए हमने जो प्रोडक्ट पे मैंने रिव्यू दिया था, मैम 84,000 व्यूज है उस पर, 84,000 व्यूज है। ये लोगों की मोहब्बत है। तो भाई आपको ट्रस्ट है, आप हमसे कांटेक्ट करें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये सिर्फ मैं बता देने से नहीं होने वाला है प्रॉब्लम सॉल्व, या फिर मैं 4-5 जड़ी बूटियां के आपको नाम बता दूं। तो देखिए, हर चीज हर इंसान पे सूट नहीं होती। आपका जो मिजाज है वो अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग है। सबका जो मिजाज या टेम्परेचर होता है ना, वो अलग होता है। जो एक वैद्य, एक्सपर्ट वैद्य और एक्सपर्ट हकीम, एक्सपर्ट कह रहा हूं मैं, क्वालिफाइड, वो जो हमारा नाड़ी परीक्षण करता है, जो एक पुराना तरीका है एग्जामिनेशन का, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। एक दवा सबको नहीं चलती है। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, अभी लेबल है, ये सारे प्रोडक्ट पे लेबल लगे हुए हैं, वो खुद बताता है ये काय के लिए है। डॉक्टर की क्या जरूरत है, वैद्य हकीम की क्या जरूरत है, वो खुद बताता है। ऐसा नहीं होता है, कोई चीज किसी को चलती है, कोई चीज किसी को नहीं चलती है। तो आपसे बात होंगी, आपसे हम बात करेंगे, तभी तो हम आपका मिजाज समझ पाएंगे, और तभी तो हम आपकी दवा जो है तय कर पाएंगे कि किस तरह की आपको दवाई चाहिए। तो ये आपकी मर्जी है, आप गलत लोगों के हाथ लगना है आपको, या फिर आपको सही से इलाज करना है। और ऐसे जितने भी हजारों लोग जो सुन रहे हैं मुझको, तो अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, कांटेक्ट कीजिए हमसे, हमारे पास पूरी टीम है, हमसे बात कीजिए। गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम तो हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट है, बिल्कुल गायनिकोलॉजिस्ट जो है वो लोग भी, हाँ हम डायरेक्ट बात कराते हैं पेशेंट की, डायरेक्ट गायनिकोलॉजिस्ट से बात कराते हैं। इसके अलावा यूनानी एक्सपर्ट जो फीमेल्स डॉक्टर है हमारे पास, वो भी है, हम सबसे बात कराते हैं, तो ताकि पेशेंट को भी वो हो। तो जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम कुछ भी हो, मेल्स फीमेल्स दोनों में, वो हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास लेडीज के लिए लेडीज कंसल्टेंट या लेडीज डॉक्टर भी अवेलेबल है। बिल्कुल, वही एक फीमेल का कंसर्न रहता है कि फीमेल चाहिए। जी जी, मैं हमारे पास पूरी टीम है, एक्सपर्ट टीम है। मैं तो कहूँगा जो हमारे मतलब सीनियर है, यूनानी में बहुत एक्सपर्ट है, और साथ मेरी तरह बिल्कुल मॉडर्न में भी वो एक्सपर्ट है, और जिनकी खुद पढ़ाई जो है दिल्ली के एक बहुत ही पुराने और इंडिया का पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज से हुई है। अच्छा। हमदर्द मेडिकल कॉलेज से, हमदर्द मेडिकल कॉलेज जो हमदर्द का है, तो यूनानी कॉलेज से जिनकी पढ़ाई हुई है, जो इंडिया का पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज हो सकता है आई थिंक, क्योंकि हैदराबाद में भी बहुत पुराना कॉलेज है, डॉक्टर शाइना यास्मीन। तो वो मैम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। वो यूनानी में बहुत एक्सपर्ट है, आयुर्वेदा में बहुत एक्सपर्ट है, और मॉडर्न पैथी में भी बड़ा एक्सपर्ट है, कॉस्मेटोलॉजी में भी काम कर रहे हैं, स्किन में भी काम कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो मैम हमारी टीम में है, हमारी टीम के एक अहम हिस्सा है, और हमारी बहन है बड़ी। हाँ, तो ऐसे पेशेंट को अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम उनसे बात करा देते हैं। हाँ। और मेन चीज तो ये है कि आप ऑनलाइन भी अवेलेबल हो। ऑनलाइन ही है। अभी कल एक लेडीज ने बात की है मैम से, तो आपको यकीन नहीं आएगा, 1.25 घंटा बात की है, 1.25 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट। बताइए आपको कौन सर्विस दे रहा, कौन सा डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है इस तरह के। हमारा मकसद सिर्फ अर्निंग नहीं है, हमारा मकसद है हमारे यूनानी को एक अलग शक्ल, पहचान देना। तो अच्छी बात है कि ऑनलाइन मिल रहा है, और इसमें कोई शर्म की भी बात नहीं होगी। जिनको लगता है कि हमारा मतलब इसे अगर हम ऑफलाइन मिलने जाएंगे तो बहुत लोगों को कंफर्टेबल। ठीक है सर, अगला सवाल है महाराष्ट्र जलगांव से, पूजा नाम है उनका जी, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन। ओके ओके। तो उनका कहना राइट साइड पे उनका बहुत पेन होता है, ओके, नोजिया होता है, ब्लोटिंग हो रहा है, और उनका कहना है कि 7 mm का स्टोन है। तो क्या इसके लिए ऑपरेशन करें, या फिर बिना ऑपरेशन के भी रेमेडीज से वो रिजल्ट हो सकता है? कहाँ से है? पूजा, जलगांव महाराष्ट्र। पूजा ना, पूजा जलगांव महाराष्ट्र से है। क्वेश्चन कर रही है कि उन्हें
पेट में दर्द होता है और नौशिया वोमिटिंग होती है, इंडाइजेशन रहता है, फ्लैक्चुएंस मतलब पेट में गैस बनता है। इस तरह से उनको कुछ दिक्कतें हैं और अकॉर्डिंग टू यूएचजी उनको 7 mm का किडनी गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो जी पूजा जी, मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल आप अगर ऑपरेशन करवाना चाहती हो और आपके अगर सर्जन डॉक्टर आपसे कह रहे तो आप बिल्कुल करवा सकती हो, बिल्कुल कर लीजिए आप, ठीक है। एक आप ऑप्शन आपके सामने मैंने दे दिया, क्योंकि इसमें गॉल ब्लैडर जो है रिमूव कर दिया जाता है, कोलेसिस्टेक्टोमी हम उसको बोलते हैं। लेकिन क्या ऑपरेशन करना इतना आसान है? क्या ऑपरेशन करने के लिए इंसान तैयार हो जाएगा? नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं कि रिमूव कर दिया जाता है, गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। गॉल ब्लैडर इज अ नेचुरल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ये एक नेचुरल ऑर्गन है। तो जब नेचुरल तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा ना, जो कि डाइजेशन में तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीजें में भी इंपॉर्टेंस है, स्टोरेज वगैरह बाइल्स का जितना भी होता है वही होता है। फिर इंटेस्टाइन में वहां से जो है एक गहरा ताल्लुक है, पैंक्रियास से उसका गहरा ताल्लुक है। जब नेचुरल चीज रिमूव हो रही है तो भाई डिस्टर्बेंस तो होने वाला है, कॉम्प्लिकेशंस तो होने वाला है। तो फिर तो एक अच्छा रास्ता बता रहा हूँ और असरदार बता रहा हूँ और इफेक्ट प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने के लिए यूनानी में असरदार इलाज अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है। और जो स्टोन की साइज है वो तो हम उसको स्लज बोलते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स, माइक्रो स्टोन्स। तो मैं थोड़ा शुरुआत में आपको बता दूं कि गॉल ब्लैडर जो कि हमारे राइट साइड में राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर एक लीवर से जुड़ा हुआ एक ऑर्गन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो स्टोरेज का काम करता है। बाइल्स जो बनते हैं उसको स्टोरेज का काम करता है, जरूरत पड़ने पे इंटेस्टाइन में जाता है, पैंक्रियास से उसका रिलेशन होता है, एक बहुत नॉर्मल जो है उसका काम चल रहा होता है। लेकिन कभी कभी क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेट के साथ बाइल से, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है, बाइल एसिड से, ये जम जाने की वजह से स्टोन बन जाता है। स्टोन फॉर्मेट होने की वजह से वो स्टोन वहां पर बनना शुरू होते हैं, जो सालों साल वहां रहते हैं। उसकी साइज mm से लेकर cm तक चले जाता है, सेंटीमीटर तक चले जाती है। 2 सेंटीमीटर जो जिसको हम कह सकते हैं कि इस तरह का अगर हो जाए तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन जो है क्रिएट कर सकता है। और इस तरह के जो छोटे छोटे स्मॉल जो माइक्रो स्टोन्स होते हैं जिसको हम स्लज बोलते हैं, जैसे कि इनका जो है ये भी छोटे ही साइज का है, तो ये भी होते हैं, छोटे साइज के भी होते हैं, बड़े साइज के भी जो है तो स्टोन्स वहां जमा होते हैं। इसकी वजह की बात करूंगा, क्यों हो जाते हैं, डाइटरी फैक्टर्स होते हैं, हार्मोनल्स की वजह से हो सकते हैं, डाइट की वजह से हो सकते हैं और एज रिलेटेड भी हो सकते हैं। और एक 5F जो है फेमस है इससे रिलेटेड, यानी गॉल स्टोन या पित्ते की पथरी के या पित्ताशय मध्ये खड़ा ऐसे मराठी में बोलते हैं, इसके 5 कॉजेस 5F से फेमस होते हैं। जैसे कि 5F जैसे 40 फीमेल फर्टाइल है ना, मतलब एफ जो है जैसे कि 40 प्लस वाले लोगों में, फीमेल्स में ज्यादातर होता है मेल्स के मुकाबले में। उसके अलावा फर्टाइल यानी कि मोटे लोग, सॉरी जो फेब्राइल होता है, सॉरी जो मोटे होते हैं उनमें, और जो फेयर होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं उनमें ज्यादा। इस तरह से ये 5 फेमस है, काउजेस है, रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं इनको हम, इन लोगों में कॉमन है और आजकल ये बहुत ज्यादा बढ़ भी गया है। अब सवाल ये आता है, क्या ये जो स्टोन से ये क्या करता है? देखिए, ये स्टोन्स खामोश रहता है लेकिन हलचल के बाद तकलीफ दे सकता है। जैसे कि इनको तकलीफ हुई थी, पेट में दर्द हुआ, और जब सोनोग्राफी करे तभी सामने आता है। लेकिन ये स्टोन जो है अगर डक्ट में आकर अटकता है तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन यानी डेंजरस कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा ये पैंक्रियास तक अगर चला जाता है इसका इन्फेक्शन, तो पैंक्रेटाइटिस यानी कि पैंक्रियास के इन्फ्लामेशन की जरिए वजह बन सकता है। और अगर इसको हम सालों साल नजरअंदाज कर दिए जाए, ये वहां रहे, इसमें छेद भी हो सकता है, सुराग भी हो सकता है, जिसको हम मेडिकल में मेरिजिस सिंड्रोम्स कहते हैं, जो ठीक नहीं है, जो क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा यही स्टोन में जैसे बताया कि डक्ट में आकर अटक जाए तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर ये सालों साल अगर स्टोन अवेलेबल है गॉल ब्लैडर के अंदर तो कैंसर भी हो सकता है, और बहुत ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं आजकल। तो बताइए, इतना मैंने आपको सब कुछ बताया, और सिम्टम्स तो रहने वाले, उसका डाइजेशन खराब रहेगा, उसके अलावा उसमें नॉसिया वोमिटिंग की कंप्लेन होगी, बेचैनी रहेंगी, गैस बहुत बनेगा, लूज मोशन की प्रॉब्लम होंगी, और ये सब चीजें तो उसमें समझो चलते ही रहेंगी।
तो बताइए इस स्टोन को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? निकालना तो चाहिए। पहला ऑप्शन मैंने दे दिया, आप डायरेक्ट निकाल दो कोलेसिस्टोम, आप जो है डायरेक्ट गॉल ब्लैडर को सर्जरी करवा लो, आप निकाल दो उसको।